सूरज की पहली किरण के साथ ही शुरू हो जाता है रमेश के घर में संघर्ष का सिलसिला। गांव के बाजार के पास एक छोटे से कच्चे मकान में रहता है रमेश का परिवार। फूस की छत से रिसती बारिश और मिट्टी की दीवारों पर उभरी दरारें जैसे परिवार की पीड़ा को बयां कर रही हों। आह, अरे सुमन, ये क्या है? धुआं ही धुआं। सांस लेना मुश्किल हो रहा है। रात भर खांसी से नींद नहीं आई और सुबह उठते ही फिर वही हाल। "हम्म, क्या करूं रमेश जी, बारिश में भीगी लकड़ियां हैं, बाजार से सूखी लकड़ी लाने के पैसे कहाँ, कल रात का बचा आटा खत्म हो रहा है, विकास के लिए 2 रोटी बनानी है और वो भी आज इंटरव्यू पर जा रहा है। माँ, मेरी सफेद शर्ट पर काला धब्बा पड़ गया। इंटरव्यू में क्या सोचेंगे लोग? 3 जगह से रिजेक्शन मिलने के बाद ये आखिरी उम्मीद है। बेटा क्या करूं, सुबह से धुएं में आंखें जल रही हैं, धब्बा नहीं दिखा। इसी धुएं ने तो मेरी सेहत खराब कर दी। दवाई के पैसे नहीं, खाने के लाले पड़े हैं। और अब बहू भी आने वाली है घर में। कैसे चलेगा ये सब? रमेश के घर की यही कहानी थी, धुआं, खांसी और पैसों का अभाव। विकास की शादी के लिए चारों तरफ से कर्ज लिया था, छोटी सी जमीन का टुकड़ा भी गिरवी रखा था। एक तरफ गरीबी की मार, दूसरी तरफ समाज का दबाव। शादी के बाद विकास अपनी दुल्हन प्रिया को लेकर गांव आता है, जहां सारे गांव वाले उसका स्वागत करने और बहू को देखने आए थे। प्रिया शिक्षित और समझदार थी। अरे देखो तो, गरीब की बहू क्या लाई है दहेज में अपने मायके से। सिर्फ एक गैस का चूल्हा, इतना ही। माँ जी, मेरे घर वालों ने मुझे बड़े प्यार से दिया है। लेकिन बेटी, गैस तो महंगी पड़ती है, हम सिलेंडर भरवाने के पैसे कहाँ से लाएंगे? माँ जी, सरकार की एक योजना के तहत है। अरे आने वाले त्योहार पर हर घर एक सिलेंडर मुफ्त मिलता है। हम उसका फायदा उठाएंगे और भविष्य की योजना बनाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। प्रिया के मायके से आए हुए गैस चूल्हे से अब खाना बनने लगा। धुआं खत्म हो गया। घर की दीवारें भी अब काली पड़नी बंद हो गई थीं। आज पहली बार मैंने खांसे बिना आराम से सांस ली है। हाँ, घर में धुआं खत्म हो गया है, लेकिन मुझे चिंता है कि सिलेंडर खत्म होगा तो क्या करेंगे? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। प्रिया, गैस का सिलेंडर तो मिल जाएगा, पर आगे का क्या? हर महीने नया सिलेंडर कैसे लाएंगे? हमारा घर बाजार के पास है, मैं यहीं से कुछ शुरू कर सकती हूँ। प्रिया ने अपने घर के बाहर, जो बाजार के करीब था, एक छोटा सा स्टॉल लगाया और खाना बनाना शुरू कर दिया। वाह, क्या स्वाद है! अरे रमेश की बहू के हाथ में तो जादू है। धुएं वाले चूल्हे पर ऐसा खाना कभी नहीं बन सकता। हाँ। गैस से बना खाना स्वादिष्ट और साफ होता है। सरकार की योजना के तहत आप भी एक फ्री सिलेंडर पा सकते हैं। लोग अब प्रिया के स्टॉल पर आने लगे, न सिर्फ खाना खाने बल्कि उससे सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए भी। अब पूरे गांव में प्रिया दहेज में जो गैस का चूल्हा लाई थी, उसकी चर्चा दूर दूर तक फैल गई। क्या? रमेश की बहू? अरे गांव में भट्टी खोल दी। हाँ, गरीब का दिमाग चल गया है। सेठ जी, आप एक बार मेरा खाना चख कर देखिए, फिर कहिएगा। सेठ ने जैसे ही खाना चखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने देखा कि लोग प्रिया के स्टॉल पर भीड़ लगा रहे हैं। इसमें तो पैसा है, बड़ा पैसा। शाम को प्रिया पैसे लेकर घर लौटी। परिवार हैरान था। पिताजी, ये रहा आज का कमाया हुआ पैसा। मैं इसे बचा रही हूँ अगले सिलेंडर के लिए। और देखिए, मैंने अलग से घर का राशन भी ले लिया। इतने सारे पैसे? अरे यह तो मेरे एक महीने की कमाई से भी ज्यादा है। ये तो सिर्फ शुरुआत है पिताजी। मैंने अपने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। जब सरकारी योजना से फ्री सिलेंडर मिलेगा, तब हम इन बचे पैसों से अपना काम और बढ़ाएंगे। प्रिया का छोटा सा स्टॉल अब एक अच्छे रेस्टोरेंट में बदल गया था। उसने स्थानीय महिलाओं को भी काम पर रख लिया। प्रिया बेटी, मुझे तुम्हारे साथ एक प्रस्ताव करना है। आओ मिलकर व्यापार करें। मैं पूंजी लगाऊंगा, तुम अपना हुनर। सेठ जी, मगर मेरी एक शर्त है। आप गांव के हर घर में गैस कनेक्शन लगवाएंगे, वो भी सरकारी योजना के तहत। ठीक है प्रिया, तुम्हारी शर्त मंजूर है। कुछ साल बाद रमेश के कच्चे मकान की जगह अब एक अच्छा पक्का मकान था।
विकास अब बेरोजगार नहीं था, बल्कि प्रिया के साथ ही काम में जुड़ गया। बहू, तुमने और तुम्हारे इस गैस चूल्हे ने तो हमारी पूरी किस्मत ही बदल दी। आह, हाँ, अब न धुआं है न खांसी। तुम्हारा शुक्रिया बहू। माँ जी, गैस का चूल्हा सिर्फ एक चूल्हा नहीं था, वो एक सोच थी, एक बदलाव था। हमें ना बस एक मौके की जरूरत थी और सरकारी योजना के चलते हमारी राह और आसान हो गई। और इस तरह एक छोटे से गैस चूल्हा और एक समझदार बहू ने न सिर्फ एक परिवार का भाग्य बदला, बल्कि पूरे परिवार को एक नई सोच दी। प्रिया ने साबित कर दिया कि सोच और समझ से छोटी चीजें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अरे नैना, ये दाल में इतना नमक किसने डाला? कोई ढंग से काम करना आता भी है कि नहीं? अम्मा, हर चीज में मेरी गलती नहीं होती। सुबह से खट रही हूँ और आपको बस ताने मारने हैं। ताने नहीं, सच्चाई कह रही हूँ। घर चलाना इतना आसान नहीं होता। बहू होकर तुझे बस सजने संवरने की पड़ी है और आपको तो बस मुझे नीचा दिखाने का ही शौक है। दोनों के बीच तीखी नोक-झोंक, तभी घर में बिजली का बिल और कर्ज का नोटिस आ जाता है। अरे अम्मा, ये 5,000 का बिल कहाँ से भरेंगे? ऊपर से राशन का उधार भी बाकी है। बेटा, अब तो लगता है हमें घर गिरवी रखना पड़ेगा। अम्मा, क्यों ना हम दोनों मिलकर कोई काम शुरू करें? आपने हमेशा कहा है ना कि आपके हाथ की रोटी की खुशबू पूरे मोहल्ले को खींच लाती है। तो क्यों ना ढाबा खोला जाए, मैं और तू एक साथ। ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है। अरे हम दोनों तो 2 मिनट साथ नहीं रह सकते। मजबूरी ही इंसान को बड़ा बना देती है। अम्मा, पैसे की जरूरत है और आपका हुनर तो सब जानते हैं। अच्छा चल ठीक है, पर ढाबे का नाम क्या होगा? खुशियों की थाली, क्योंकि यहाँ हर प्लेट में सिर्फ खाना नहीं, खुशियाँ भी परोसी जाएंगी। दोनों सास बहू ढाबा खोलने की तय कर लेती हैं। सुबह सुबह सड़क किनारे एक छोटा सा लकड़ी का ढाबा, लाल पीली पेंटिंग से लिखा है खुशियों की थाली। पास ही एक चूल्हा जल रहा है। शांति देवी बेलन से रोटियां बेल रही है। नैना काउंटर सजाते हुए ग्लास और प्लेट रख रही है। अम्मा देखो, पहली बार हमारे नाम वाली तख्ती लगी है। कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अच्छा तो है, लेकिन ये सब तामझाम काम से नहीं, खाने से चलेगा। अम्मा, आप बस रोटियां गोल बनाइए, मैं ग्राहक गोल गोल घुमा के बुला ही लूंगी। दोनों काम करने लगते हैं। तभी एक गरीब रिक्शे वाला हाथ में अपनी छोटी बेटी को उठाए हुए ढाबे के सामने रुकता है। बहन जी, थाली कितने की है? सिर्फ 20 रुपए। अगर ज्यादा भूख लगी है तो भी चिंता मत करिए, हम खुशियां बांटते हैं, हिसाब बाद में देख लेंगे। मेरे पास तो अभी सिर्फ 10 रुपए हैं। बच्ची 2 दिन से भरपेट नहीं खाई। बिटिया, पेट भरकर खाओ, यहाँ से कोई भूखा नहीं जाएगा। पैसे की बात मत करो। देखा अम्मा, आपने सच में खुशियां परोसी। इसी वजह से तो नाम रखा है आपने खुशियों की थाली। सच कहे तो दिल को सुकून मिल रहा है। शायद बहू की बात में दम है। पास खड़े 2-3 लोग भी ये देखकर ढाबे में आ जाते हैं। माँ जी, हमारे लिए भी वही थाली लगाइए। हाँ, अब से हमारी रोज की चाय रोटी यहीं होगी। ढाबे में भीड़ बढ़ने लगती है। नैना और शांति देवी पहली बार बिना तकरार के एक साथ काम करती हैं। अम्मा, आज से हमारा नया सफर शुरू होता है। हाँ बहू, और लग रहा है इस सफर में झगड़े कम और खुशियां ज्यादा होंगी। इसी तरह अब दिन निकलते जाते हैं। दोनों सास बहू का ढाबा चलने लगता है। कुछ दिन बाद ढाबे पर भीड़ लगी होती है। लोग लाइन में खड़े हैं। कोई दाल रोटी खा रहा है तो कोई लस्सी पी रहा है। नैना ऑर्डर ले रही है और शांति देवी रोटियां सेक रही है। माँ जी, आपकी रोटियों का स्वाद तो घर की याद दिला देता है। तभी एक बुजुर्ग महिला फटे कपड़ों में हाथ में दवा की पर्ची लिए ढाबे पर आती है। बिटिया, दवा लेने के बाद पैसे नहीं बचे हैं। पेट में अन्न का दाना नहीं गया 2 दिन से। क्या मुझे भी एक थाली मिल सकती है? माई, यहाँ से कोई भूखा नहीं जाएगा। जब चाहे आकर खाना खा लीजिए। बुजुर्ग महिला की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वहाँ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लग जाते हैं। दोस्तों, देखो, ये है खुशियों की थाली वाला ढाबा, जहाँ पैसे से ज्यादा इंसानियत की कद्र है। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड होता है। लोग कमेंट करते हैं। हैशटैग रोटी और इज्जत ट्रेंड होने लगता है। इसी बीच सड़क से एक काले शीशे वाली गाड़ी रुकती है। अंदर से एमएलए गजेंद्र राणा उतरता है। मेरे लिए यहाँ की बेस्ट थाली लगा दो। ढाबा हमारा है, खुशियों की थाली।
यहाँ सबको बराबरी से खाना मिलता है साहब, चाहे वो आम आदमी हो या एमएलए साहब। आप लाइन देख रहे हैं ना, तो आपको भी लाइन में ही लगना पड़ेगा। क्या तू मुझे लाइन में खड़ा करेगी? लगता है बहुत इज्जत चढ़ गई है। देख लेना, इस ढाबे को उखाड़ फेंक दूंगा। हम बस अपना काम कर रहे हैं। खाना आपको भी मिलेगा, पर लाइन में। बाकी लोगों को भी तो भूख लगी होगी। मैं अब भी मौका दे रहा हूँ अपनी गलती सुधारने का। लाइन पीछे से शुरू है। मैं अभी तो यहाँ से जा रहा हूँ, पर याद रखना, इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा मैं। गजेंद्र राणा गुस्से में चला जाता है। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता है। एक सुबह ढाबे पर हमेशा की तरह भीड़ लगती है। शांति देवी चूल्हे पर रोटियां सेक रही है और नैना सबको खाना परोस रही है। तभी 2-3 आदमी कोट पैंट पहने आते हैं। उनके हाथ में फाइलें हैं। कौन मालिक है इस ढाबे का? जी, हम लोग हैं। कोई परेशानी? आपके पास फूड लाइसेंस है? सेफ्टी सर्टिफिकेट है? बिना परमिशन ढाबा चला रहे हैं, नोटिस दी जाती है आपको। 7 दिन में बंद कीजिए, वरना जब्त कर लेंगे हम सब कुछ। अरे बहू, अब क्या होगा? इतना बड़ा नोटिस हम कहाँ से लाइसेंस लाएंगे? उसमें तो काफी समय लगता है। अम्मा, हो ना हो ये सब एमएलए की चाल है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। देखना, सच्चाई जीतती है। नैना अपनी सास के साथ मिलकर अब ढाबे का लाइसेंस बनवाने में लग जाती है। अभी ये बात खत्म भी नहीं होती कि 2 पुलिस वाले ढाबे पर आते हैं। सुना है यहाँ भीड़ इकट्ठी होती है, ट्रैफिक ब्लॉक होता है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो धारा 144 लगा देंगे। फिलहाल के लिए जुर्माना भरना पड़ेगा। अरे हम कहाँ से पैसे लाएंगे? वो सब हम नहीं जानते। कानून तो कानून होता है, सबके लिए एक बराबर। लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। लगता है एमएलए साहब सच में ढाबा बंद करवा देंगे। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ भीड़ पेट भरने के लिए आती है, दंगा करने नहीं। अगर गरीबों का खाना रोकना ही आपका काम है तो कीजिए, लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता। इसी बीच टीवी मीडिया की वैन आकर रुकती है। रिपोर्टर माइक लेकर आता है। दोस्तों, आपके सामने है खुशियों की थाली ढाबा, लेकिन यहाँ साफ सफाई का नामो निशान नहीं। यही खाना क्या आप खा सकते हैं? बहू, देख तो सही, अब तो हमें बदनाम भी किया जा रहा है। अम्मा, ये सब नाटक है। एमएलए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हमें अपने लोगों पर भरोसा रखना होगा। पास खड़ा एक लड़का ग्राहक मोबाइल निकाल कर लाइव करता है। दोस्तों देखिए, ये वही ढाबा है जहाँ किसी गरीब को कभी भूखा नहीं लौटाया गया। एमएलए चाह कर भी इंसानियत को बंद नहीं कर सकता। हैशटैग रोटी और इज्जत ट्रेंड बनाइए। हाँ, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, पर फिर भी बार बार इन्हें परेशान किया जा रहा है। बिना बात के इनका नाम बदनाम किया जा रहा है। किसी की मदद करने की ये सजा? लोग वीडियो शेयर करने लगते हैं। नैना और शांति देवी थोड़ी हिम्मत पाती हैं। बहू, तू सच कहती थी, जब औरतें सच के लिए खड़ी हो जाएं तो किसी की ताकत टिकती नहीं। शाम का वक्त, ढाबा अभी भी खुला है, लेकिन माहौल तनावपूर्वक है। ग्राहक जरा कम आ रहे हैं। शांति देवी थकी टूटी बैठी है और नैना मोबाइल पर स्क्रॉल कर रही है। अचानक से उसकी आंखें चमक उठती हैं। अम्मा देखो, सोशल मीडिया पर हमारा वीडियो वायरल हो गया। पूरे देश में लोग लिख रहे हैं हैशटैग रोटी और इज्जत। सच कह रही है, हमें कौन जानेगा। देखो, ये दिल्ली से कोई लिख रहा है, ऐसे ढाबों की वजह से ही इंसानियत जिंदा है। और ये देखो, मुंबई का कोई कह रहा है एमएलए जैसे नेताओं को सबक सिखाना होगा। हम मोहल्ले वाले आपके साथ हैं। एमएलए चाहे जो करे, ये ढाबा बंद नहीं होगा। हम आपके लिए धरना देंगे। हमने शहर के कॉलेज ग्रुप्स को भी बुलाया है, सब आएंगे आपके सपोर्ट में। दूसरी ओर एमएलए गजेंद्र राणा अपने बंगले में गुस्से की चहलकदमी कर रहा है। टीवी पर न्यूज चल रही है। हैशटैग रोटी और इज्जत बना राष्ट्रीय मुद्दा। आम जनता सास बहू के ढाबे के समर्थन में। ये सब मेरे खिलाफ कैसे हो रहा है? मैं एमएलए हूँ, मेरी ताकत को कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग आपको गरीबों का दुश्मन कह रहे हैं। अगले चुनाव पर असर पड़ सकता है। चुप, ये सब बहु बुढ़िया की चाल है। मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। माहौल बहुत खराब है। लोग आपके खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली से भी हाई कमांड फोन कर चुका है, बोला है कि मामला शांत करो वरना टिकट कट जाएगा। क्या ये 2 औरतें मेरी राजनीति खत्म कर देंगी? अब एक ही रास्ता है, झुक जाइए वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। खुशियों की थाली ढाबा। ढाबे के बाहर बड़ी भीड़, मीडिया और गांव वाले जमा होते हैं। शांति देवी और नैना लोगों को खाना परोस रही होती है। अचानक काले शीशे वाली गाड़ी आती है। गजेंद्र राणा उतरता है।
रोटी और इज्जत जिंदाबाद, सास बहू जिंदाबाद। भाइयों बहनों, मुझसे गलती हो गई। मैंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। मैं आज आप सबके सामने माफ़ी मांगने आया हूँ। एमएलए साहब, माफी जुबान से नहीं काम से साबित होती है। अगर सच में पछतावा है तो ढाबे की इज्जत लौटाइए। एमएलए हेल्थ डिपार्टमेंट की लाइसेंस मंजूरी और पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबके सामने शांति देवी के हाथ में देता है। अब ये ढाबा पूरी तरह कानूनी है और मैं वादा करता हूँ कि अब किसी गरीब की रोटी पर कोई हाथ नहीं डालेगा। अरे बहू, तूने साबित कर दिया, जब औरतें एक हो जाए तो कोई ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। अम्मा, ये जीत हमारी नहीं, हर उस इंसान की है जिसने इंसानियत का साथ दिया। खुशियों की थाली जहाँ पेट भी भरता है और दिल भी, दोनों सास बहू की जीत होती है और एमएलए को मुंह की खानी पड़ती है। मॉरल, जब औरतें एक हो जाएं तो ना कुर्सी का डर रहता है और ना ही ताकत का गुरूर। खुशियां बांटने वाले कभी हारते नहीं। गांव का चौक, चारों तरफ हलचल। मजदूर, रिक्शे वाले, बच्चे, बुजुर्ग अपने अपने बर्तन लिए कतार में खड़े हैं। एक सादा सा लकड़ी का बोर्ड टंगा होता है, माँ की रसोई, भूखा आए खाना खाए, जरूरतमंद आए इज्जत ले जाए। इस ढाबे को बाबा हरिदास चलाते थे। अरे भैया देखो तो सही, इतनी गम में भी यहाँ रोटी सब्जी मिल रही है, वो भी बस 10 रुपए में। अरे ऐसे ही लिख दिया होगा। आज के समय में अनाज का एक दाना भी सोने बराबर मिलता है। इतनी महंगाई में भला 10 रुपए में कहाँ ही कोई खाना खिलाता है। अरे जब लिखा है यहाँ तो खाना क्यों नहीं मिलेगा 10 रुपए में? देखो भीड़ भी कितनी लगी है ढाबे पर। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये 10 रुपए में ढाबे पर ही बैठने देंगे। खाना खाने के लिए 150 तो लेंगे ही। और हमारी जेब तो खाली है, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? एक बार पूछने में क्या ही हर्ज है। वैसे भी इतनी भूख लग रही है, सुबह से काम करके थक गए हैं। घर पर जाएंगे तो खाना बनाना ही पड़ेगा, पत्नी भी मायके गई हुई है। चलो भाई, जब तुम्हारा मन नहीं मान रहा है तो क्या ही कर सकते हैं। चलो पूछ लेते हैं। दोनों ढाबे में जाते हैं। अरे एक काका सुनिए जरा, यहाँ लिखा है कि 10 रुपए में रोटी सब्जी मिलती है, ये क्या सच है? अरे बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ तुम भले ही खाली पेट आते हो पर कभी खाली पेट जाते नहीं हो। और जेब खाली हो तो 5 रुपए में भी खाना मिल जाता है। सुना है कई बार तो मुफ्त में भी खाना खिला देते हैं। हाँ रे, इस बाबा हरिदास का दिल बड़ा है। कहते हैं भूख से बड़ी कोई बीमारी नहीं और दुआ से बड़ा कोई इलाज नहीं। मैं सालों से मजदूरी करता आ रहा हूँ लेकिन कभी भी यहाँ जैसी इज्जत नहीं मिली। अब भूख से तड़प कर अगर हम मजदूर लोगों ने सब देखा है, पर यहाँ जैसा प्यार और इज्जत मिलता है वैसा कहीं नहीं। ये तो वाकई में पुण्य है। आज के समय में हर कोई सबसे पहले बस खुद के बारे में ही सोचता है। मुझे तो पहले यकीन भी नहीं हो रहा था कि कोई इतना सस्ता खाना भी खिला सकता है, पर यहाँ आने के बाद मुझे विश्वास हो गया कि लोगों में इंसानियत और प्यार अब भी है। लाइन में खड़े बच्चे खिलखिलाते हैं। अंदर रसोई में बाबा खुद ही चूल्हे पर रोटियां सेक रहे होते हैं। पास ही एक छोटी बच्ची छुटकी पानी के ग्लास भरकर बाहर बांट रही होती है। बाबा, आज तो बहुत भीड़ है, आटा जल्दी खत्म हो जाएगा। बेटा चिंता मत कर, ऊपर वाला भूख के साथ साथ रोटी भी भेज देता है। बाबा, तुम्हारी वजह से मेरे पोते पोतियों का पेट भरता है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे बाबा। ये तो सब भगवान की रसोई है, मैं तो बस चूल्हे पर हाथ जलाता हूँ। पूरा माहौल प्यार और अपनेपन से भरा हुआ होता है। इसी तरह हरिदास बाबा कम पैसों में लंगर वाला ढाबा चलाते हैं और इसी तरह गरीब लोगों का पेट भरते हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद ढाबे पर शहर से एक रवि नाम का लड़का आता है, हाथ में स्मार्टफोन, शहरी अंदाज। रवि ढाबे पर इतनी भीड़ देखकर हैरान हो जाता है। अरे वाह, पैसे देकर भी भला कभी किसी ढाबे पर इतनी बड़ी लाइन तो नहीं देखी है। फिर यहाँ इतनी लंबी लाइन किस बात की है? रवि ढाबे में जाता है, लोगों की बात सुनता है, उनसे काफी पूछता भी है। क्या ये सब ढाबे के खाने के लिए है और सबको मुफ्त में खाना? कहीं कोई धंधा तो नहीं? क्योंकि पुण्य भी वही इंसान करता है जिसे बस अब अपने पाप धोने हो। जरूर इन्हें भी पुण्य दिखाकर ही अपने काले कारनामों को छुपाना होगा, तभी तो इतना सस्ता और मुफ्त में ढाबा चला रहे हैं।
रवि को बाबा के इरादों पर शक होने लगता है और वो बाबा पर नजर रखने लगता है। लेकिन रवि को हरिदास बाबा के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता। लंगर ढाबे से परेशान होकर एक दिन रवि खुद ही बाबा के पास जाता है और उनसे पूछता है। ओ बाबा जी, इतना खाना मुफ्त, इसमें आपका फायदा क्या है? देखिए, मैं आज का नौजवान हूँ, मुझे कोई उल्टी पट्टी पढ़ाना भी मत। मुझे सब अच्छे से पता है कि इन सब के पीछे आपका कोई जागती फायदा होगा। तो अब सीधा सीधा वो फायदा मुझे बताओ। बेटा, फायदा गिनना व्यापारी का काम है, सेवक का नहीं। मैं तो बस यहाँ लोगों की सेवा करता हूँ, और लोगों की दुआ मिलना, लोगों की खुशी, उनका चेहरे का सुकून, यही मेरा फायदा है। और इस फायदे के लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक ढाबा चलाना चाहता हूँ। चलो मान लिया, पर कोई तो पैसा देता होगा ना, वरना ये सब कैसे चलता है? और अपने मुनाफे के बदले ही तो ये सब करते होंगे ना आप? गांव वाले दान कर जाते हैं, कोई आटा, कोई सब्जी, कोई थोड़े पैसे, सब मिलाकर माँ की रसोई चलाते हैं। और इसमें मेरा यही मुनाफा है कि लोगों का पेट भरते भरते मुझे भी 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। दुनिया में कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? बाबा ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, वो तो खुद अपनी थाली छोड़कर दूसरों को दे देते हैं। तुम तो बाबा के साथ ही रहती हो, तुम्हें भी जरूर कुछ मिलता ही होगा, तभी तो तुम बाबा की चमची बन रखी हो। सच सच बताओ। आप शहर से आए हो, आपको ये छल कपट ये सब पता होगा। लेकिन हरिदास बाबा ऐसे नहीं है। आप इतने दिनों से ढाबे पे चक्कर लगा रहे हो, गांव वालों से ढाबे के बारे में पूछ रहे हो, हमें क्या कुछ पता नहीं है? आपको कहीं से कुछ नहीं पता चला तो आप यहाँ आ गए इल्जाम लगाने। अब बेटा, अगर तुम्हें हम पर इतना ही शक है तो हमारे साथ ही रह लो। 4 दिन हमारे साथ रहोगे, हमारी जिंदगी देखोगे तो समझ जाओगे। रवि अब ढाबे में रहने के लिए मान जाता है और वो ढाबे में रहकर ढाबे की सच्चाई जानने लगता है। कई दिनों बाद रवि अब समझने लग रहा था वहाँ का सब कुछ। ऐसे ही एक शाम खाना लगभग खत्म हो चुका था। तभी एक थका हारा किसान आता है। अब बाबा, कुछ बचा है क्या? सुबह से एक दाना नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है, चक्कर भी आ रहे हैं, कुछ खाने को हो तो दे दो। अरे, तुम ढाबे पर आए हो, ये लो खाना। बाबा अपनी थाली की तरफ देखते हैं। उसमें थोड़ी दाल और एक रोटी बची है। वो अपनी थाली उठाकर उस किसान को दे देते हैं। ये लो बेटा, खा लो। पर बाबा, ये तो आपकी थाली है, आप क्या खाएंगे? जब तुम्हारा पेट भरेगा तभी तो मेरा दिल भरेगा। किसान रोते रोते रोटी खाता है। आसपास खड़े लोग भावुक हो जाते हैं। रवि ये सब देखता है और चौंक जाता है। ये सचमुच अपनी भूख मारकर दूसरों को खिला रहे हैं। अ, मैंने इन्हें गलत समझा। ऐसे भले इंसान दुनिया में कम होते हैं। रवि को अब बाबा की अच्छाई और नेक दिली पर भरोसा हो जाता है। दिन निकलते हैं, गांव का एक आदमी पंडित दयाराम अपने चमचों के साथ बैठा होता है। ये बूढ़ा बाबा सबको मुफ्त खाना खिलाकर मेरा होटल बंद करवा देगा। लोग मेरे यहाँ आना बंद कर दिए हैं, और ऊपर से उसकी अच्छाई की वजह से अब हर दूसरा कोई आते जाते मुझे टोक देता है। सही कहा पंडित जी, आपके होटल की थाली तो 100 रुपए की है, और वो 10 5 या मुफ्त में खाना खिलाता है। लोगों को तो वैसे भी मुफ्त में ही चाहिए होता है। तो खेल खेलना पड़ेगा। इल्जाम लगाओ, कहो कि बाबा चोरी का राशन इस्तेमाल करता है। देखना, कल तक ढाबा बंद। और हाँ, इल्जाम ऐसा कि हमारे ही कोई आदमी गवाही दे रहे हैं। पैसे खिलाने पड़े तो खिला देना। वाह पंडित जी, राजनीति का यही असली रंग है। आपके होते हुए कोई आपका होटल बंद करवा सकता है क्या? बाबा पर इल्जाम लगा दिया जाता है। अगले दिन पुलिस और ऑफिसर आते हैं। लोग काफी हंगामा करते हैं। शिकायत मिली है कि यहाँ चोरी का माल इस्तेमाल हो रहा है। ढाबा फिलहाल सील किया जाता है। साहब ये सब झूठ है, बाबा तो खुद भूखे रहते हैं। कोई बात नहीं बेटा, सच छुप नहीं सकता। भीड़ गुस्से में है लेकिन कुछ कर नहीं पाती। ढाबा बंद हो जाता है। रवि ये सब देखता है और सोच में पड़ जाता है। मैं सोचता था बाबा धोखेबाज है, लेकिन यहाँ तो सच्चाई उल्टी है। अब इनकी मदद करनी होगी।
रवि अपने फोन से वीडियो बनाता है। दोस्तों, ये है बाबा हरिदास, जिन्होंने सालों से भूखों को खिलाया। ये ढाबा दान से चलता था, लेकिन राजनीति ने इसे बंद करवा दिया। अगर आप इंसानियत में विश्वास रखते हैं तो इनकी मदद करें। वीडियो वायरल हो जाती है। सोशल मीडिया पर हैशटैग माँ की रसोई ट्रेंड करने लगता है। लोग चारों तरफ से दान भेजते हैं। कोई आटा, कोई सब्जी, कोई पैसे, और साथ ही हर कोई अब बाबा की रिहाई चाहता है। और जनता की आवाज दबती नहीं, बाबा को रिहाई मिलती है। पर बाबा का मन जेल जाने के बाद दुखी रहता है, जिस कारण वो जल्दी ही दुनिया से अलविदा ले लेते हैं। रवि और छुटकी मिलकर बाबा के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ दिनों बाद नया ढाबा खुलता है। बाहर बोर्ड लगा है, गरीब की थाली, सिर्फ 5 रुपए और 10 रुपए में खाना, दान से चलती सेवा। रवि और छुटकी मिलकर खाना बांटते हैं। दीवारों पर बाबा हरिदास की फोटो लगी है। नीचे लिखा है, पेट भरना आसान है पर दिल भरना मुश्किल। बाबा ने दोनों किया। देखो भैया, बाबा का सपना फिर से जी उठा। हाँ चुटकी, अब ये ढाबा सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भरेगा। जिसके बाद वो ढाबा भी खूब चलता है। मॉरल: जिंदगी सिर्फ कमाने के लिए नहीं होती, बांटने से भी इंसान बड़ा होता है। शादी करके मानवी अपने बड़े अमीर ससुराल में चली आती है। मानवी के ससुराल में उसके सास ससुर मीनाक्षी दर्पण, पति अजीत, दो देवर महेश सुरेश और 3 ननंद रिया कोमल साक्षी, ये सब थे। मानवी का ससुराल काफी बड़ा और आलीशान है। मेरा ये ससुराल तो कितना बड़ा है। भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे भाग्य में इतना अच्छा और अमीर ससुराल लिखा। मुझे बहुत नींद आ रही है, अब सब जाकर सोते हैं ना। हाँ ठीक है, मानवी बहू, तुम कमरे में जाकर आराम करो। सवेरे 6 बजे उठना है तुम्हें। मानवी अजीत के साथ अपने कमरे में आती है। मानवी, कैसा लगा तुम्हें हमारा घर? बहुत अच्छा लगा जी। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अगले दिन सवेरे के 6 बजे मानवी जल्दी उठकर चाय और पराठों की व्यवस्था करने में लग जाती है। अच्छा हुआ यहाँ इलेक्ट्रिक चूल्हा है, वरना मेरे मायके में तो केवल मिट्टी का चूल्हा ही था। थोड़े समय बाद ही मानवी नाश्ता लेकर बाहर आती है और डाइनिंग टेबल पर रख देती है। अब यहाँ पर कोई नहीं था। अरे ये क्या, सब लोग अब तक अपने कमरे से बाहर नहीं आए। तभी मानवी मीनाक्षी के कमरे में आती है तो वहां पर दर पर मीनाक्षी दोनों बैठे थे। माँ जी, चाय नाश्ते की व्यवस्था हो चुकी है, चलिए बाहर चल के चाय नाश्ता कर लीजिए। अरे बहू, हम चाय नाश्ता और खाना अपने अपने कमरों में ही खाते हैं, तो तू हमारे लिए चाय नाश्ता यहीं लेकर आ। अच्छा ठीक है माँ जी। और सुन बहू, इस घर के सभी लोगों को अपने अपने कमरों में खाने की आदत है, तो बाकी सबको भी तू उनके कमरों में ही चाय नाश्ता देकर आ जा। पर ऐसा क्यों माँ जी? बल्कि खाना तो हम सबको एक साथ बैठकर खाना चाहिए ना। बहू, यहाँ किसी के पास इतना समय नहीं है कि सब साथ बैठकर खाना खाए। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। ठीक है माँ जी, मैं यही नाश्ता लेकर आती हूँ आपका, और बाकी सबको भी उनके कमरों में ले जाकर दे देती हूँ। थोड़े समय बाद मानवी चाय नाश्ता लेकर मीनाक्षी के कमरे में आती है तो मीनाक्षी दर पर दोनों बिस्तर पर बैठकर चाय नाश्ता करने लगते हैं। माँ जी, बिस्तर पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए, इससे घर में परेशानियां आती हैं। अच्छा, ऐसा किसने कहा तुझसे? हम तो सालों से बिस्तर पर ही खाना खाते आ रहे हैं बहू। तू जा और बाकी सबको भी चाय नाश्ता देकर आ। जी माँ जी। मानवी कमरे से बाहर आती है। कितने अजीब हैं ये लोग, भला बिस्तर पर बैठकर कौन खाता है। तभी मानवी बारी बारी सबके कमरों में जाती है और सबको चाय नाश्ता देती है। अब बाकी सब भी बिस्तर पर बैठकर नाश्ता करते हैं। ऐसे अजीब लोग तो पहली बार देख रही हूँ मैं। अरे इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा डाइनिंग टेबल है, इस पर खाना खाने के बजाय ये सब अपने अपने कमरों में बिस्तर पर खाना खा रहे हैं। तभी मानवी अजीत को नाश्ता लाकर देती है तो अजीत भी बिस्तर पर ही बैठा था। अजीत जी, ये क्या चक्कर है? इस घर के सभी लोग अलग अलग क्यों खाना खाते हैं? सब एक साथ बैठकर खाना क्यों नहीं खाते? और ये सब बिस्तर पे बैठ के क्यों खाना खाते हैं? क्योंकि सबको बचपन से ऐसी ही आदत है। यहाँ सब ऐसा ही करते हैं। लेकिन ये आदत तो कितनी खराब है। अजीत जी, परिवार में इतने सारे लोग हैं, सबको शांति से एक जगह एक साथ बैठकर ही खाना खाना चाहिए ना। क्या करें अब मानवी, किसी को कहें तो कोई मानता नहीं। सबको आदत सी हो चुकी है, इसीलिए तुम भी इस बात को छोड़ो।
हर एक के कमरों में जा जाकर तो हालत खराब हो जा रही है मेरी। पता नहीं आगे क्या-क्या होगा अब। तभी मानवी बाहर आकर अकेले डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगती है। थोड़े समय बाद सब अपने-अपने कमरों से बाहर आते हैं। भाभी, हमारे कमरे में जूठे बर्तन पड़े हैं, उसे लेके आ जाना। और हाँ, साथ में हमारे बेड की चादर भी धो देना, उस पर थोड़ी चाय गिर गई है। माँ, हम कॉलेज जा रहे हैं। क्या? भाभी, हमारे कमरों की चादर पर भी चाय गिर गई है, आप उसे भी धो देना। अब हर कोई मानवी को यही बात कहता है। अरे, क्या पागलों के खानदान में आ गई हूँ मैं। ऐसी हरकतें कोई बच्चे भी नहीं करते होंगे। तभी मानवी एक-एक करके सबके कमरों में आती है, तो सबके बिस्तर की चादर पर चाय नाश्ता गिरा हुआ था। सबने बिस्तर गंदे कर दिए। अब इतनी सारी चादर धोनी पड़ेगी मुझे। क्या मुसीबत है ये? ये घर है या पागल खाना? तभी मानवी सारी चादर धोकर उन्हें छत पर सुखाने डाल देती है। आहा! आज तो हालत खराब हो गई यार मेरी। चलो अब थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। तभी मानवी नीचे आती है। बहू, सबके बिस्तर धोना हो गए? जी माँ जी। चल अब घर की सफाई कर दे, तब तक सबके बिस्तर की चादरें भी सूख जाएंगी। तो तू सभी चादर को सबके कमरों में ले जाके रख देना। ये क्या मुसीबत है यार, यहाँ तो मुझे आराम करने का ही टाइम नहीं मिल रहा। तभी मानवी घर की सफाई करने में लग जाती है। दोपहर का समय। अरे बहू, खाने की व्यवस्था कर दे। खाने में पालक पनीर, कढ़ी चावल और रायता बना देना। हाँ, एक के बाद एक काम ही है इस घर में। तभी मानवी रसोई में आकर खाने की व्यवस्था करने लगती है। थोड़े समय बाद खाना तो बन गया। अब फिर से सबके कमरों में जाकर मुझे खाना देना होगा। अरे, ये क्या नौकरों जैसी हालत हो गई है मेरी। तभी मानवी फिर से एक-एक के कमरों में जाकर सबको खाना देती जाती है और सब इस बार भी बिस्तर पर खाना खाने लगते हैं। देवर जी, आप नीचे बैठकर खाना खा लीजिए ना। अगर इस बार भी आपने बिस्तर पर खाना गिरा दिया, तो फिर से मुझे चादर धोनी पड़ेगी। भाभी, हमें नीचे बैठकर खाना खाने की आदत नहीं है। पता नहीं कब सुधरेंगे इस घर के लोग। थोड़े समय बाद सब इस बार भी अपने बिस्तर पर खाना गिराकर चादर खराब कर देते हैं। एक तो इतने सारे जूठे बर्तन और ऊपर से इन सब ने और चादर खराब कर दी। अब फिर से मुझे सारी चादर धोनी पड़ेगी। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। मानवी बार बार सबको एक साथ खाना खाने की बात कहती है, पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। अब रोज रोज सबके कमरों में खाना ले जाकर देना, रोज रोज सबकी चादर धोना, इन सब से मानवी काफी परेशान हो जाती है। इस बीच वो कई बार गिरती भी जाती है। एक दिन दोपहर में मानवी रसोई में थी। रोज रोज सबके कमरों में जाके सबको खाना देते जाओ, रोज रोज सबकी गंदी चादर धोते जाओ और अकेले इस घर के इतने सारे काम भी करो। बस अब बहुत हो गया। अब इस परिवार के सदस्यों को अपना ये तरीका बदलना ही होगा। तभी मानवी खाना बाहर डाइनिंग टेबल पर लाकर रख देती है। तभी मीनाक्षी और सब कमरों से चिल्लाते हैं। अरे बहू, खाना ला, मुझे बहुत भूख लगी है। अब भाभी, जल्दी खाना लाओ ना, मुझे भूख लगी है। तभी सब एक साथ बाहर आते हैं। मानवी, मैं कब से तुम्हें खाने के लिए कह रहा हूँ, तुम आवाज सुन ही नहीं रही हो। जी, मेरे पैर में मोच आ गई है और मुझसे चला भी नहीं जा रहा। तो आप सब यहाँ आकर ही खाना ले लीजिए। तभी मानवी सबको अलग अलग प्लेटों में खाना देती जाती है और सब अपने अपने कमरे में खाना लेकर चले जाते हैं। हाँ, ये क्या? सब यहाँ बैठकर खाने की बजाय अपने अपने कमरों में खाना लेकर चले गए। तभी मानवी ऑयल लेकर सबके कमरे के बाहर आती है और चुपके से हर कमरों के बाहर ऑयल फेंक देती है और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है। अब आएगा मजा, जब टूटेगी सबकी कमर एक साथ। तब आएगी सबकी अकल ठिकाने। थोड़े समय बाद मीनाक्षी दर्पण कमरे से बाहर आते हैं, तो जैसे ही उनका पैर ऑयल पड़े फर्श पर पड़ता है, तो दोनों धड़ से नीचे गिर जाते हैं। मेरी कमर! मेरी कमर। दर्पण मीनाक्षी की आवाज सुनकर सब जैसे ही अपने अपने कमरों से बाहर आते हैं, तो सबका पैर ऑयल गिरे फर्श पर पड़ते ही वो भी कमर के बल गिर जाते हैं। मेरी कमर। तभी सब अपनी अपनी कमर को हाथ लगाए मानवी के पास आते हैं और वहां डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अरे, मेरी तो कमर की हड्डी टूट गई रे। माँ जी, मैं इसीलिए आपको कह रही थी कि आप सब नीचे आकर साथ बैठकर खाना खाइए। जिस तरह आप सब गिरे हो ना, ऐसे ही मैं भी रोज रोज आपके कमरों में आते जाते गिरती जाती थी। मेरी बात मान लीजिए माँ जी।
अब से सब साथ बैठकर खाना खाया कीजिए। तुम सही कहती हो मानवी। आज से हम सब यहीं बैठकर खाना खाएंगे और एक साथ खाएंगे। तभी मानवी सबको खाना देती है और सब पहली बार एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। वैसे देखा जाए तो सबके साथ बैठकर खाने में बड़ा आनंद आ रहा है। बहू, आज से हम सब यहीं बैठकर खाना खाएंगे। उसके बाद मीनाक्षी के परिवार वालों ने कमरों में अलग अलग बिस्तर पर बैठकर खाना खाना बंद कर दिया और सब रोज डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक साथ खाना और नाश्ता करने लगे। जिसके बाद मानवी के ऊपर से काम का प्रेशर काफी हद तक कम हो गया और वो खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ अपना जीवन बिताने लगे। तान्या अपने परिवार के साथ रहती है। तान्या की ननंद रूपा सुबह सुबह सिलाई कर रही होती है। रूपा, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि घर के काम पहले किया करो, बाद में ये सब। तुम्हें क्या मेरी बात समझ में नहीं आती है? भाभी, वो पड़ोस वाली आंटी रात में ही अपना ब्लाउज का कपड़ा देकर गई है। आज उन्हें बाहर जाना है ना, इसलिए उन्हें जल्दी चाहिए। मैं ये ब्लाउज बना दो, फिर घर के काम भी कर दूंगी। क्या मतलब बाद में कर दूंगी? अरे ये क्या तुम फालतू के काम करती रहती हो? भाभी, ये काम फालतू के नहीं है। मुझे सिलाई करना बहुत अच्छा लगता है और आसपास के लोग भी कहते हैं कि मेरे हाथ में हुनर है। मैं बहुत अच्छी डिजाइन बनाती हूँ। लोगों का तो काम ही है कि बात को बना चढ़ाकर बोलना, और तुम हो कि लोगों की बातों में आ जाती हो। अरे ये घटिया डिजाइन बनाकर तुम समझती क्या हो? एक दिन बड़ी डिजाइनर बन जाओगी। देखो, ये सपने तुम्हारे लिए नहीं बने हैं। भाभी, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या बना है और क्या नहीं बना। मैं बस मेहनत करती हूँ और जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना करती हूँ। इस थर्ड क्लास सिलाई से तुम डिजाइनर बनने के ख्वाब देख रही हो? तुमने मेरे सब डिजाइनर कपड़े देखे हैं ना? वो होता है असली डिजाइन। तुम्हारी तरह दर्जी बनने को डिजाइनर नहीं कहते हैं। भाभी, आपको मुझसे कोई परेशानी है तो मुझे बताइए ना, लेकिन आप ऐसे रोज रोज मुझे मत सुनाया कीजिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारा ठीक है, एक तो काम ना करो, ऊपर से ये भी चाहती हो कि तुम्हें कोई कुछ बोले ना। अरे मेरे दोस्तों को पता चला कि मेरी ननद दर्जी है तो पता भी है मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। भाभी, आप मेरी वजह से वैसे भी किसी दोस्त को घर नहीं बुलाती हो, तो किसी को क्या ही पता चलेगा। तभी तो बोल रही हूँ ये दर्जी बनना छोड़ दो। तुम्हारी तो कोई इज्जत है नहीं, मेरी क्यों बेइज्जती करवाने में लगी हुई हो? तान्या अपनी ननंद को खूब खरी खोटी सुनाती है और फिर वहां से चली जाती है। रूपा बेचारी सिलाई करने लगती है। इसी तरह अक्सर तान्या अपनी नंद को सिलाई के लिए बहुत सुनाया करती है। कुछ दिनों बाद तान्या बहुत ही महंगी और डिजाइनर ड्रेस लेकर आती है और उसे पहनकर देखने लगती है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ भाभी, ये बहुत सुंदर है, लेकिन आपको थोड़ा ढीला नहीं लग रहा है क्या? अभी इसकी फिटिंग करनी है। देख रही हो ना, ये है डिजाइनर ड्रेस। तुम जो करती हो वो हर दूसरा दर्जी कर सकता है, लेकिन ऐसी डिजाइनर ड्रेस हर कोई नहीं बना सकता। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, ये वाकई में बहुत अच्छी है। 2 दिन बाद मेरा एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। मुझे वहां पहनकर जानी है ये ड्रेस। वहां एक कंपटीशन है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस ड्रेस को पहनने के बाद तो मैं ही जीतने वाली हूँ। भाभी, आप इतनी प्यारी लग रही हो, देखना आप ही जीतोगी। चलो फिटिंग के लिए दे देती हूँ, रेंट पर ले रही हूँ मैं ये ड्रेस। भाभी, मैं बना देती हूँ, आपने बाहर किसी से रेंट पे क्यों ली? अरे तुम तो चुप ही करो, तुम दर्जी हो, ब्लाउज सूट सलवार यही बना सकती हो, डिजाइनर ड्रेस नहीं। हटो, मैं जा रही हूँ फिटिंग के लिए। तान्या अपनी ड्रेस को फिटिंग के लिए दे देती है। 2 दिन बाद तान्या इवेंट के लिए अपने कपड़े और सामान पैक करती है कि तभी उसकी नजर उस डिजाइनर ड्रेस पर पड़ती है। अरे नहीं, ये कैसे हुआ? इस ड्रेसेस के बिना पार्टी में जाने का क्या होगा? और प्रतियोगिता कैसे जीतूंगी मैं? अब क्या करूं? इसे भी अभी फटना था क्या? तान्या काफी परेशान होकर वहीं बैठ जाती है। तभी उसकी ननंद कमरे में आती है। अरे भाभी, आपको जाना था ना, फिर आप यहाँ उदास क्यों बैठी हो? जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ वरना लेट हो जाओगी। इतनी जल्दी जल्दी क्यों हो रही हो? देख नहीं रही क्या तुम? सब खराब हो गया है। क्या हुआ भाभी? कुछ देर पहले तो आप इतनी खुश थी, इतनी एक्साइटेड थी, अब अचानक से क्या हो गया? तुम समझोगी नहीं, मेरी महंगी ड्रेसेस का फट जाना और वो इवेंट। तुम्हें पता भी नहीं है कि वो इवेंट मेरे लिए कितना जरूरी था। अरे ये सब आज ही होना था क्या? अब क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाभी, मुझे आपका दुख समझ आ रहा है
और आपको इतना परेशान देखकर मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने भी बहुत सारी ड्रेसेस बनाई हैं। अगर आप चाहो तो उनमें से कुछ पहन सकती हो। तुम क्या पागल हो? अरे इतना बड़ा इवेंट है, वहाँ बहुत अमीर और बड़े लोग आएंगे और वहाँ मैं अपनी दर्जी ननंद की सिली हुई ड्रेस पहन कर जाऊं? लोगों से मजाक नहीं बनवाना मुझे अपना। भाभी, मुझे पता है कि आप उदास हैं। आपको मेरे सिले कपड़े भी पसंद नहीं आते हैं, पर आप खुद ही सोचिए ना कि इवेंट आपके लिए कितना बड़ा है। अगर आप वहाँ नहीं गई तो आपको बहुत दुख होगा। तुम कह तो सही रही हो, पर मैं। भाभी, अब तो परवर मत कीजिए। अरे इतना मत सोचिए। लेकिन तुम भी तो अपनी बनाई हुई ड्रेस में अपना नाम लिखती हो, उसका क्या? तब तो लोगों को पता ही चल जाएगा ना कि ये कोई डिजाइनर ड्रेस नहीं है, बल्कि मेरी दर्जी ननंद की ड्रेस है। मुझे अपनी और बेइज्जती नहीं करवानी। भाभी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैं अभी जल्दी से उसमें कोई डिजाइन बना देती हूँ। मेरा नाम नहीं दिखेगा। ठीक है, अब जल्दी से अपने हाथ चलाओ। रूपा अपनी भाभी के हिसाब से ड्रेस तैयार कर देती है, जिसे तान्या पहनकर पार्टी में जाती है। प्रतियोगिता भी शुरू होती है। तान्या ही उस प्रतियोगिता को जीतती है। तान्या की ड्रेस में डिजाइन जिसमें कुछ लिखा भी था, वो पढ़कर जज भी हैरान हो जाते हैं। वैसे यहाँ आप सबकी ड्रेस काबिले तारीफ है, लेकिन यहाँ आए हम सबको पता है कि किसकी ड्रेस ने हम सबका ध्यान खींचा है। और तान्या की ड्रेस के डिजाइन में ये जो हल्की सी लिखावट है, जिसमें प्यारा सा संदेश है, वो प्यार भरा है जिसने हम सबका दिल छू लिया। इसीलिए तान्या विजेता है। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा। इस इवेंट में कल तक आना मेरा सपना था और आज मैं विनर हूँ। तान्या बहुत खुश होती है। सब लोग तान्या की फोटो भी खींचते हैं। रातों रात तान्या की ड्रेस सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो जाता है। लोग ड्रेस की तारीफ कर रहे हैं और तान्या का ईगो थोड़ा कमजोर पड़ता है। अरे ये कैसे हो सकता है? सब रूपा की तारीफ कर रहे हैं। मैंने तो बस इस ड्रेस को पहना ही है। सब लोग इसी ड्रेस की तारीफ भी कर रहे हैं और ये ड्रेस तो रूपा ने बनाई है। मैं जिसे अब तक दर्जी कहती रही, वो तो वाकई में एक डिजाइनर निकली। तान्या को अपनी गलती का एहसास तो हो गया था, जिसके बाद अब वो रूपा से बहस नहीं करती और हर बात का शांति से जवाब देती है। कुछ दिनों बाद कंचन मासी, जो रूपा की सिलाई सेंटर में काम करती है, भाभी का प्यार देखकर जलने लगती है। क्या बात है तान्या दीदी, लगता है आपकी नंदन से बनने लगी है। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो। अपने काम से काम रखो। और वैसे भी तुम ही हमेशा कहती थी कि मेरी ननंद के हाथ में कोई कला नहीं है, पर तुम कितनी गलत हो। मेरी ननंद की कला मुझे साफ साफ दिख रही है। ये दोनों ननंद भाभी खुद को क्या समझती हैं? कल तक तकरार थी तो तान्या मुझे पैसे देकर कटे फटे कपड़े सिलवा लेती थी, लेकिन अब प्यार उमड़ रहा है। मैं भी देखती हूँ कि ये ननंद भाभी का प्यार कब तक चलता है। कंचन को काफी जलन होती है और वो जलन की वजह से सिलाई सेंटर में आग लगा देती है। अपने सिलाई सेंटर के जलने के बाद रूपा को काफी धक्का लगता है, पर वो अब भी जैसे तैसे खुद को संभालती है। नहीं रूपा, तू ऐसे हार नहीं मान सकती। जिंदगी बहुत बड़ी है और इम्तिहान तो होते रहेंगे। रूपा वापस से अपना सब ठीक करने की कोशिश कर रही थी, पर उसे कई बार काफी बुरा भी लगता है। रूपा अपने कमरे में उदास बैठी होती है, तभी दरवाजे पर तान्या आती है। रूपा को आज पहली बार इतना उदास देखा है। मैं अब शांत नहीं बैठ सकती। रूपा को उदास देखकर तान्या को भी काफी बुरा लगता है और वो तुरंत मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करती है और वहां अपनी ननंद को लेकर जाती है। आप सब लोगों को मेरी वो डिजाइनर ड्रेस बहुत पसंद आई थी ना? हाँ, हमें क्या, वो तो हर किसी को पसंद आई। अरे हमें भी अपने डिजाइनर का नंबर दे, हम भी बनवा लेंगे वहीं से। अरे मैं बस नंबर ही नहीं दूंगी, बल्कि आज आपको उस डिजाइनर से भी मिलवा रही हूँ। मेरी वो ड्रेस मेरी ननद ने ही बनाई है। भाभी, आप ये क्या कर रही हो? आपने ही तो मना किया था सबको बताने के लिए, और अब आप खुद ही बता रही हो। मैं मतलबी हो गई थी रूपा, और मैं गलत भी थी। सच में तुम्हारे हाथ में बहुत हुनर है। तुम अपनी ही नहीं बल्कि हम सबका भी नाम बनोगी। सच में वो ड्रेस रूपा ने ही बनाई थी? हाँ, यकीन नहीं होता तो कर लीजिए, क्योंकि अब हम दोनों ननद भाभी मिलकर अपना एक बुटीक खोलने वाले हैं। तान्या सबके सामने मान लेती है कि उसकी ननद एक छोटी मोटी दर्जी नहीं है, बल्कि एक अच्छी डिजाइनर है। और फिर दोनों ननद भाभी मिलकर अपना एक बुटीक खोलते हैं। अपने ईगो को कभी बड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईगो हमेशा ही हमें गलत रास्ता दिखाता है। लेकिन अब हमने मिलकर सब ठीक कर दिया है।
और ये ननद भाभी का बुटीक थ्रेड्स ऑफ प्राइड बाय रूपा एंड तान्या। मॉरल, सिलाई सिर्फ कपड़ों की नहीं होती बल्कि रिश्तों की भी होती है, जिस सिलाई से रिश्तों की दरारों को रफू किया जाता है।